हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बेहतर सा क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे विटामिन बी1 के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पर्यावरण में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की बात करें, चाहे प्रोटीन्स की बात करें, चाहे विटामिन की बात करें, चाहे खनिज लवण, वो अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा सोर्स दिखाते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, आपको ऊर्जा प्रदान करता है। हम अभी प्रोटीन्स की बात किया जाए तो प्रोटीन्स क्या करते हैं, आपकी ऊतकों को निर्माण करते हैं, जो टूट फूट की मरम्मत उसको भी मेंटेन करते हैं। उसके अलावा अगर फैट की बात की जाए तो वो नाजुक नाजुक पार्ट की कवरिंग करते हैं, ऊर्जा भी देते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर बात किया जाए विटामिन्स की, तो विटामिन्स भी क्या करते हैं, हमारे देखो पर्यावरण में बहुत सारे पॉपुलेशन में क्या होती है, गंदगी सब लोग फैलाते रहते हैं, तो बहुत सारे संक्रमण होते रहते हैं। तो उस संक्रमण से बचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन बी। यानी कि विटामिन बी क्या करता है, संक्रमण से हमें बचाता है। संक्रमण से अगर वे बचाएगा तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। भले चाहे जितना हम प्रोटीन्स खा लें, चाहे जितना कार्बन, भले ही आपको ऊर्जा दे रहा है, आपकी टूट फूट की मरम्मत करे, लेकिन आपका शरीर संक्रमण से लड़ नहीं पा रहा, आपको संक्रमण से नहीं बचा पा रहा है, तो इतना सारा खाने से बेकार होता है। तो विटामिन्स भी क्या करता है, आपकी संक्रमण से, यानी कि जो भी अगल बगल में समाज में जो भी गंदगी होती है, आपके मलेरिया हो गया, बहुत सारी की बीमारियां होती हैं, तो संक्रमण क्या करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को, यानी कि विटामिन बी क्या करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। सबके अलग अलग रोल होते हैं, यानी कि विटामिन बी की अलग रोल होता है, विटामिन बी1 की अलग। यानी कि विटामिन बी की जो फैमिली होती है बहुत लॉन्ग होती है। विटामिन बी1 की जो फैमिली होती है 8 प्रकार की होती हैं। जैसे विटामिन बी हो गया, 1 हो गया, विटामिन बी2, ऐसे पढ़ते जाओगे तो एक संख्या बढ़ती जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी की फैमिली का, विटामिन बी1 चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी कमी से क्या होता है, यह कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस के मिलकर के क्या रिस्पॉन्सिबल दिखाता है। उसके अलावा बेरी बेरी क्या करता है, इसकी कमी को क्या देखेंगे, स्रोत को देखेंगे, इसका उत्सर्जन, इसका संग्रह, ये सब हम देखने वाले हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अब बात करते हैं कि विटामिन की खोज कब हुई। देखो, आप जब विटामिन ए का चैप्टर पढ़ते हो तो कोई और नाम आता है, उनमें नाम किसका आता है, तो उनमें नाम आता है गैकालक का। आपने पढ़ा होगा विटामिन ए का चैप्टर, तो उसमें नाम किसका आता है, डॉक्टर गैकालक का आता है। यहाँ पे हम बता दें ताकि आपको अगर क्लास नहीं देखे हो तो यहाँ पे आपको पता लग जाए कि विटामिन ए की खोज किसने किया, तो डॉक्टर गैकालक ने किया। किस पे किया, तो चूहों पे प्रयोग करके यह कमी देखने को मिली थी, यानी कि विटामिन ई की खोज देखने को मिली थी। आगे बात करें कि अगर विटामिन ई का जब पूछा जाए तो वहाँ किस पे नाम आता है, तो उनमें नाम आता है इवानस का आता है, विशन एंड इवानस का नाम आता है। यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आपको नहीं याद होगा तो याद हो जाएगा। विशन एंड इवानस ने किया था। किस पे किया था, तो चूहे पे प्रयोग करके यह किया था। यानी कि प्रजनन क्षमता जो रिस्पॉन्सिबल विटामिन ई तो यही तो कार्य करता है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता। तो चूहे में ये देखा गया था कि उसकी प्रजनन क्षमता नहीं थी, यानी कि प्रजनन क्षमता में वो हाश दिख रहा था, तो इसलिए वहाँ पे पता चला कि विटामिन ई की कमी वहाँ पे देखने को मिली थी। तो इवानस ने क्या किया था, चूहों पे प्रयोग करके विटामिन ई की खोज की। अगर बात किया जाए कि विटामिन के की खोज किसने की, तो विटामिन ई की खोज हुई थी 1929, सन भी पूछा जाता है, याद किए रहना। 1929 में किसने किया, जेम ने किया। किस पे किया, तो मुर्गी पे रिसर्च करके किया था। ठीक है, मुर्गी पे रिसर्च करके, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस जानवर पे, तो मुर्गी पे किया था। किसने किया था, तो जेम ने किया था। ये हमने बात किया विटामिन ए के बारे में, ई के बारे में, और बात किया के बारे में। अब हम बात करते हैं विटामिन बी1 के बारे में कि विटामिन बी1 की खोज किसने की। तो विटामिन बी1 की खोज किसने किया, फंक ने किया। किस सन में किया, तो वेरी किस सन में किया, तो 1911 में किया। लेकिन किसके रोकथाम के लिए, तो वेरी यानी कि विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन होता है, तो विटामिन बी1 से कमी वाला रोग जो होता है वो होता है वेरी। ठीक है, आगे चलते हैं, आपको हमें तो खोज पता चल गया। अब आगे बात किया जाए कि इसमें देखने, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि विटामिन बी का रोल क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, यह किस में जा कर के कार्य करता है। तो विटामिन
जब पढ़ते हो तो यानी कि उसका जो खोज तो आप पता चल गया कि फंक ने किया था। अब हम बात करते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, यानी कि हर विटामिन का रासायनिक नाम अलग-अलग हो जाए। जैसे विटामिन ए का नाम पढ़ा था तो उसमें रासायनिक नाम कुछ और रहा था, रेटिनॉल आ रहा था। विटामिन ई की बात करते टोकोफेरॉल आता है, उसके बाद में विटामिन के अलग होता है विटामिन। तो ऐसे ही विटामिन बी1 की जब रासायनिक नाम पढ़ते हैं तो उनमें रासायनिक नाम आता है थायमिन। थायमिन सिर्फ अकेले नहीं, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, यानी कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम में पता चल गया कि थायमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। आगे बात किया जाए विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन होता है, तो विटामिन की कमी से होने वाला रोग है बेरी, ठीक है, बेरी नामक रोग होता है। बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ गया है कि विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन होता है, तो बेरी नामक रोग होता है। आगे बात किया जाए हंगर विटामिन किसको कहते हैं, हंगर विटामिन इसलिए कहते हैं ना कि जो बेरी नामक रोग है ना, ये आपके शरीर को वजनाई कम करता है, आपको भूख लगने नहीं देगा, ये सब सिम्टम देखने को मिलता है। तो विटामिन बी1 आपके अंदर कमी हो गई है तो भाई आपका शरीर क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। यानी ये क्या कहता है, आपकी भूख को बढ़ाता है। कौन, विटामिन बी1। अगर आपके शरीर में विटामिन बी1 है तो क्या करता है, आपके खून को आपकी भूख को बढ़ाता है। एंटी वेरी यानी एंटी मतलब क्या होता है, रोधी, यानी कि आपको उस बीमारी से बचाता है। कौन, वेरी नामक रोग से बचाता है, कौन, विटामिन बी1। यहाँ पे एंटी वेरी यानी कि आपको वेरी नामक रोग से बचाता है। अब बात किया जाए तंत्रिका शोथ, यानी कि न्यूरोटिक बीमारी से, ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र की बीमारी होती है उसे भी क्या करता है, विटामिन बी1 आपको बचाता है। आगे भी बात करेंगे कि यह किस में हो देखने को मिलता है, यानी कि वयस्क में या 40 साल के पहले, 40 साल के बाद, या फिर बालक में। अभी आगे बात करेंगे, अभी इतना जाने रहे हो कि यह तंत्रिका शोध के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि तंत्रिका शोध के लिए क्या आपको ज़रूरत होती है, विटामिन बी1 जरूरी होती है। अगला बात किया न्यूरिन, यानी कि यूराइन भी होता है। आगे बात किया जाए, चलो आगे बढ़ा जाए। अभी पता चला कि थायमिन क्या होता है, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो क्या होता है, एक रासायनिक नाम होता है। अगर कमी पूछा जाए तो वेरी नामक रोग होता है। यह क्या होता है, हंगर विटामिन होता है। यह कौन होता है, एंटी वेरी होता है, तंत्रिका शोथ के लिए कार्य करता है। या फिर क्या होता है, एन्यूराइन के लिए। आगे चला जाए, अगला क्या हमारा है। अब बात करते हैं कि बेरी जो होता है, यानी कि विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, बेरी नामक रोग होता है। तो जो बेरी नामक रोग होता है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 उम्र में ये देखने को मिलता है। एक मिलता है 40 साल के पहले, जो कैसा होता है, शुष्क ड्राई होता है। जब 40 साल की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, आर्द्र होता है, यानी कि वेट की बात करते हैं। और जब बालक में होता है तो वो कौन सा समय होता है, 2 से 6 माह का समय होता है। आगे बात किया जाए कि 2 से 6 माह और ड्राई, ये आर्द्र वेट क्या होता है। यहाँ पे दूसरे स्लाइड में चलते हैं। अब बात करते हैं पहले वाले की, यानी 40 साल के पहले, जिसे क्या कहते हैं, शुष्क भी कहते हैं, ड्राई भी। ड्राई को ही क्या कहते हैं, शुष्क कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बीमारी क्या देखने की मिलती है, पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस। आपने अभी शुरू में पढ़ा था, नहीं था, कि न्यूरोटाइटिस के लिए क्या करता है, विटामिन बी, मतलब विटामिन बी के क्या होता है, कार्य करता है। तो जब आपको इसकी कमी देखने को मिले, यानी कि वेरी नामक कमी हो गई है, तो आपको बहुत सारी बीमारियों को देखने को मिलेगा, यानी कि पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस देखने को मिलेगा, वार्निश-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम देखने को मिलेगा, ओडेमा नामक बीमारी देखने को मिलेगा, कार्डियोवैस्कुलर मिलेगा, न्यूरोबिटिक मिलेगा, यानी कि बहुत सारी बीमारियों को ये एकजुट होकर के देखे। ये ऐसी विटामिन बी ऐसा रोग होता है ना कि जब आपको हो गए ना तो वो विजुअल नहीं होगा, यानी कि आपको कठिनाई नहीं देखने को मिले, लेकिन जब इसका भयंकर रूप हो जाएगा ना तभी वो आपके सामने दिखाई देने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला जब यहाँ पे 40 साल का जब कोई इंसान हो जाएगा, 40 साल के पहले का होगा, तो उसके अंदर जो नाड़ियाँ होती हैं उनकी संवेदना शून्य हो जाती हैं, ठीक है। ये कैसा रोग होता है, जो वयस्क लोग होते हैं ना, वयस्क लोग में ये देखने को मिलता है। आधा बार रहेगा, वयस्क लोगों में कौन सा देखने को मिलता है, पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस। इसमें क्या हो जाता है, जो मांसपेशियाँ होती हैं ना, उसमें सुई की तरह चुभने का वाला दर्द महसूस होता है, ठीक है। यानी कि अगर पूछा जाए कि पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें जो मांसपेशियां होती हैं उसमें सुई चुभने का दर्द होता है, ठीक। यहाँ पे देखो सुई की तरह दिख रहा है, जैसे कांटा चुभ जाए तो वैसे दर्द होता है ना, वैसा ही दर्द होता है पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस में, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाता है, जो हाथ पैर होती हैं, ठीक है, हाथ पैर की नाड़ियाँ होती हैं ये प्रभावित हो जाती हैं, मांसपेशियां तो प्रभावित होती हैं, संवेदना शून्य हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला तो पोस्टर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है क्या, एक आदमी है, शराब लिए बैठा है, शराब लिए खड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है, यह बीमारी कब देखने को मिलती है, जब 40 साल के पहले हो गए, यानी कि वयस्क हो गया। इसमें क्या होता है, जो अधिक मदिरा पीते हैं, यानी कि जो शराब पीते हैं, उनमें यह देखने को मिलता है वार्निश-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। फिर से आपको बता दें, वार्निश-कॉर्साकॉफ
स्कॉप्स सिंड्रोम, जो अधिक मदिरा पीते हैं यानी शराब पीते हैं, इनमें देखने को क्या मिलता है, तो जो नाड़ियाँ होती हैं यानी कि नाड़ी संबंधित बीमारियाँ हो जाती हैं। और साथ में क्या हो जाता है, जो व्यक्ति होता है यानी कि जिसको वार्निश-कॉप्स सिंड्रोम हुआ नहीं है, वो आदमी क्या हो जाता है, भुलक्कड़ हो जाता है, ठीक है। कोई नई बात हो गई तो उसको सीखने में ललक नहीं होती है, वो समाज से कटे-कटे रहते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। बहुत सारे आपने देखा होगा जो शराब पीते हैं तो उनको ये सब देखने को मिलता है कि वो ज़्यादा जो शराब पीते हैं उनको वार्निश-कॉप्स सिंड्रोम, यानी कि आपके शरीर में विटामिन बी की मात्रा सही बैलेंस है तो अगर ये बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर विटामिन बी की कमी हो गई है तो आपको बेरी-बेरी नामक रोग होगा। बेरी-बेरी नामक रोग होगा तो जो 40 साल के पहले वाले होंगे यानी कि वयस्क लोग होंगे, उनमें ये बीमारी देखने को मिलेगी, यानी कि वार्निश-कॉप्स सिंड्रोम, ठीक है। अब बात किया जाए कि हमें तो पल पता चल गया 40 साल के पहले क्या-क्या देखने को मिलता है, जिसकी नाड़ी संवेदना शून्य हो जाती है, वयस्क लोग में देखने को मिलता है। हाथ-पैर क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, मांसपेशियों में सुई चुभने जैसा दर्द होता है, जिसे कि पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस कहते हैं। उसके अलावा हमने बात किया कि एक और देखने को मिलता है, जो अधिक मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं, इसके अलावा उनके भुलक्कड़ हो जाते हैं, नई बातों को सीखने की उनमें ललक नहीं होती, समाज से कटे-कटे रहते हैं। तो ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है वार्निश-कॉप्स सिंड्रोम। अब आगे बात की जाए कि जो 40 साल के बाद क्या देखने को मिलता है? 40 साल के बाद जब हम बात करते हैं तो उनमें एक बीमारी होती है। कौन-सी बीमारी होती है? ओडिमा नामक बीमारी होती है। लेकिन याद रखे रहना, ओडिमा बीमारी कब होती है? जब आपके शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, यानी कि पाँव में, आपके पैर में पानी की जो मात्रा होती है जमा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये किन में देखने को मिलता है? 40 से बाद यानी कि वृद्धों में, जो वृद्ध लोग हो जाते हैं ना, वृद्ध लोग हो जाते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। यानी कि जो आर्द्र होता है, वेट लोग, आर्द्र भी और वेट भी याद रखना है ना, क्योंकि यहाँ से भी 40 साल के बाद पूछ लिया जाता है, या आर्द्र पूछ लिया जाएगा, आर्द्र वेट में क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब पूछ लिया जाता है, तो कन्फ्यूजन मत होना। 40 साल के बाद कोई आर्द्र वेट कहते हैं, और यह कब देखने को मिलता है, यानी कि उम्र कब होता है, वृद्धों में पूछ लिया जा सकता है, और 40 साल के बाद भी। इसमें क्या हो जाता है, जो आपकी पाचन होती है, पाचन प्रभावित हो जाता है, मांसपेशियाँ में प्रभावित हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाता है, जो आपके पैर होते हैं वहाँ पे जाकर के पानी जमा हो जाता है। पानी के जमा होने की बीमारी को क्या कहते हैं? ओडिमा कहते हैं। लेकिन ओडिमा आपको बेरी-बेरी नामक रोग हो गया है, तो ओडिमा आपको होना स्वाभाविक सी बात है। अब हम आगे बात कीजिए, आपको आदत में पता चल गया हो कि ओडिमा नामक बीमारी होती है, पाचन प्रभावित हो जाता है और मांसपेशियाँ भी प्रभावित हो जाती हैं। अगला चला जाए, अगला हमारा यहाँ आता है बाल में, यानी कि छोटा बालक है, 2 से 6 माह तक है, ठीक है, 2 से 6 माह तक है, उनमें क्या देखने को मिलता है? ये अब 2 से 6 माह यानी कि बच्चों की बात यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है। तो बच्चों में ये देखने को मिला कि जो हृदय होती हैं, हृदय की नाड़ी प्रभावित हो जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी कि जो हृदय संबंधी बीमारी होती है ना, वो कब देखने को मिलती है? जब बच्चा छोटा होता है, यानी कि 2 से 6 माह का हो जाता है, तब यह देखने को मिलती है। यानी कि जब बेरी-बेरी नामक रोग हो गई है, तब बच्चे में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ देखने को मिलेगा, जो किससे संबंधित होता है? आपके हार्ट से संबंधित होता है, यानी कि हृदय संबंधी बीमारियों से संबंधित होते हैं। यहाँ पे अगला जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या देखा? थायमिन डिफिशिएंसी लिखा है, यानी कि जब थायमिन की, यानी कि थायमिन हाइड्रोक्लोराइड की कमी हो गई, जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। अगर आपको विटामिन बी1 की कमी हो गई है, यानी कि बेरी-बेरी नामक आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें जो बच्चा होगा, बच्चों को कौन सी बीमारी हो सकती है? न्यूरोटिक बीमारी हो सके, जो किससे संबंधित होता है? आपकी नाड़ी संबंधित होता है, आपकी तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है, ठीक है। हमने इतना बात किया, आपको पहले शुरू में बता देते हैं कि हमने शुष्क में बात किया था, यानी कि हमने 40 साल के पहले जब बात किया था तो उसमें कौन सा बीमारी नाम आया था? पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस, जो किससे संबंधित था? आपकी मांसपेशियों से, यानी कि मांसपेशियों में सुई के चुभने के दर्द होगा, या जैसे लग जाएगा कि काचा वाचा चुभ रहा है, ठीक है। उसके अलावा एक और नाम हमने बताया था कि जो अधिक बीमारी, यानी कि अधिक मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं, नशे वाली चीज़ें जो खाते हैं, उनमें कौन सी बीमारी देखने को मिलती है? वार्निश-कॉप्स सिंड्रोम। उसके बाद में हमने 40 साल के बाद की बात की, यानी कि जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है? उनके पैरों में पानी जमा हो जाता है, जिससे कौन सी बीमारी देखने को मिलती है? ओडिमा नामक बीमारी होती है। और कौन चीज़ देखने को, यानी कि और कौन सा सिम्पटम देखने को मिलता है? तो पाचन प्रभावित हो जाती है, आपकी मांसपेशियाँ प्रभावित हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमने बाल में बात किया, यानी कि बालक में जब बात किया, तो हमने इसमें देखा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ देखने को मिलता है, न्यूरोटिक्स भी देखने को न्यूरोटिक्स से संबंधित होता है, तो आपकी तंत्रिका यानी कि नाड़ी संबंधित से संबंधित होता है। जब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की बात करते हैं तो किससे संबंधित होता है?
आपके हार्ट से यानी कि आपके हृदय से संबंधित होता है। अब आगे चला जाए, यहाँ पे से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गए हैं, हमने ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं डाला है जो आपके एग्जाम में नहीं आता। आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जब आप क्वेश्चन हल करोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे और बात करते हैं कि विटामिन B1 या थायमिन की कमी से मनोभ्रंश, अल्जाइमर, कैंसर और चयापचय संबंधी रोग हो सकता है। ठीक है, इतने सारे बीमारी हमने बात किया कि कार्डियोवास्कुलर आता है, पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस आता है, वार्निश-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम आता है, न्यूरोटिक्स आता है, अल्जाइमर आता है, मनोभ्रंश आता है, कैंसर आता है, आपकी जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी प्रभावित हो जाती है। अब आगे बात किया, आपने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको विटामिन बी की जब कमी हो जाएगी तो आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब इसका रूप हो जाएगा यानी कि भयंकर, जब अपना जगह बना लेगा ना, तब वह बीमारी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब वो देखने को मिलेगी ना, तो आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे, आपको उसको मृत्यु यानी कि उस इंसान को मृत्यु होना स्वाभाविक सी बात है। कोई भी इंसान हो तो उसको मृत्यु हो ही जाएगी। इसमें क्या हो जाता है, भूख भी मर जाती है, वजन भी गिरने लगता है, और जो मस्तिष्क होता है यानी कि मस्तिष्क भी आपका कमज़ोर होने लगता है। बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, यानी कि भारी हानि हो जाती है अगर यह रोग हो गया है। अगर यह रोग समझ में नहीं आता है ना, तो कोई भी इंसान क्या होता है, भयंकर बीमारी का परिणाम देखने को मिलता है। अब आगे बात किया जाए, अगला हमारा क्या है, स्रोत की बात करते हैं। स्रोत में यहाँ पे देख लेना आपने कि यहाँ पे क्या है, जो चोकर होती हैं यानी कि जो आटा जब आप चलनी से छानते हो तो वहाँ पे भूसी निकलती है, तो वो जो होते हैं चोकर में मिलता है, काजू में मिलता है। उसके अलावा जो प्रोटीन युक्त आहार होते हैं, यहाँ पे देखो लिखा प्रोटीन युक्त आहार हो गया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलता है। अभी बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट से मात्रा कैसे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पे क्या संबंध है विटामिन B1 से। उसके अलावा जो बिना पॉलिश किया हुआ चावल होता है उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है। और जो अंकुरित अनाज होता है ना, अंकुरित अनाज में सबसे ज़्यादा विटामिन B और C पाया जाता है। देखो विटामिन B और C में क्या हो जाता है, यानी कि जो वसा में घुलनशील ना होकर के किस में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील। हम सभी जानते हैं कि जब विटामिन पढ़ते हैं तो दो रूप में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं जल में घुलनशील, एक पढ़ते हैं वसा में घुलनशील। तो जो वसा में घुलनशील होते हैं वो कोई और विटामिन होते हैं, यानी कि A हो गया, D हो गया है, E हो गया, K हो गया। लेकिन जब जल के घुलनशील की बात करते हैं तो विटामिन B आते हैं, और कौन आते हैं, विटामिन C आते हैं। तो विटामिन B और C क्या होते हैं, ये दोनों एक ही कार्य करते हैं, जैसे कि इनका स्रोत एक ही पढ़ लिया जाए। जैसे कि अंकुरित अनाज विटामिन C का भी बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होता है, वैसे ही विटामिन B का भी सोर्स होता है। यानी कि अगर आप, जैसे बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं, चना यानी कोई भी अनाज ले लिया उसको अंकुरित करके खाते हैं। क्यों खाते हैं, उससे हमें एनर्जी या फिर ताकत, या फिर आप मोटा नहीं हो सकते, आप इसलिए खाते हो क्योंकि आपको क्या करता है, आप उसमें विटामिन B और C की मात्रा बढ़ जाती है, जो क्या करता है, आपको संक्रमण से बचाता है। ठीक है, तो कोई भी अनाज ले लिया जाए, चाहे वो प्रोटीन ही युक्त कोई ना हो या कार्बोहाइड्रेट ही युक्त कोई ना हो, तो वो क्या करता है, वो विटामिन B और C में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है। जो यहाँ पे तस्वीर में दिख रहा होगा कि बहुत सारा दाल है, चना है, तो चना वाना क्या होता है, ये प्रोटीन सोर्स होते हैं। लेकिन जब कोई भी प्रोटीन युक्त हो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट युक्त, कोई भी पोषक तत्व युक्त हो, जब उसे आप अंकुरित कर देते हो ना, तो विटामिन B और C का रिच सोर्स हो जाता है। ठीक है, तो जो अंकुरित अनाज होते हैं वो क्या करते हैं, आपको संक्रमण से बचाते हैं, कोई भी बीमारी से बचाते हैं। आगे बात किया जाए, हमने स्रोत तो जान लिया कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन युक्त आहार हो गया, फिर काजू ले लिया जाए, चोकर ले लिया, बिना पिसा हुआ, बिना पॉलिश किया हुआ चावल हो गया, अंकुरित अनाज सबसे यानी कि ऑप्शन अगर रहे कि काजू रहे, चोकर रहे, बिना पॉलिश किया हुआ, प्रोटीन युक्त, और फिर अंकुरित अनाज, तो अंकुरित अनाज को सबसे पहले टिक मारना, क्योंकि अंकुरित अनाज रिच सोर्स होता है विटामिन B और विटामिन C का। अब आगे बात किया जाए, हमने स्रोत को जान लिया, स्रोत को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो अगर आप विटामिन B का सोर्स नहीं जाने रहोगे तो आप बेरी नामक रोग से कैसे बचोगे। अब बात करते हैं विटामिन B की अधिकता हो गई। देखो कोई भी जब विटामिन पढ़ते हो, या कोई भी मिनरल, कोई भी खनिज लवण, कोई भी आपने पोषक तत्व खाया, उसकी अधिकता भी नुकसान करती है, उसकी कमी भी नुकसान करती है। जैसे आपने प्रोटीन्स के चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोटीन से जब कमी हो जाएगी तो क्या देखने को मिलेगी, और ज़्यादा हो जाएगी तो क्या देखने को मिलेगी। अगर ज़्यादा हो गए तो आपको क्या देखने को मिलेगी, गठिया नामक रोग से आप ग्रसित हो जाओगे, यानी कि आपके पैरों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे देखने को मिलता है। यानी कि कोई भी चीज़ हो, उसकी कमी और उसकी ज़्यादा दोनों भी अच्छा नहीं होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं कि विटामिन B की कमी को तो हमने जान लिया कि बेरी नामक रोग होता है। अब जान लेते हैं कि विटामिन B की अधिकता से क्या होता है। तो विटामिन B की अगर अधिकता हो गया तो आपको पसीना आएगा बहुत ज़्यादा, आपको
आपको घबराहट रहेगा, आपको बेचैनी रहेगी, बेहोशी आएगी और भूख ना लगना। जैसे कि आपने जब फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि विटामिन बी क्या करता है आपको, यानी कि हंगर विटामिन होता है, ये आपकी भूख को बढ़ाता है। कौन? विटामिन बी। तो भाई इसकी जब अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? भूख ही नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बात की, यानी कि हम लोग पता चल गया कि विटामिन बी की अधिकता क्या होता है, आपको पसीना आएगा, घबराहट रहेगा, बेहोशी आएगी, भूख। ये तो हर कोई पोषक तत्व की ये तो आदत होती है, नहीं कि हर कोई चीज़ अगर ज़्यादा हो गई या कम हो गई तो नॉर्मल सी बात है, पसीना आएगा, घबराहट रहेगी, बेचैनी रहेगी, सुस्ती रहेगी, ये सब तो देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मेन काम होता है, अगर अधिकता हो गई तो पसीना वसीना ये तो आता ही रहेगा। अब आगे बात किया जाए विटामिन बी के कार्य की बाद में बात करते हैं। विटामिन बी के जब कार्य की बात करते हैं तो यह क्या करता है, भोजन में थायमिन की अच्छी मात्रा लेने से भूख बढ़ती है, साथ ही हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि में सहायता मिलती है। देखो अब अभी हमने बात किया क्या करता है, भूख को अगर कमी हो गई है तब भी देखने को मिलती है, ज़्यादा रहता है तब, यानी कि अधिकता हो गई तो क्या करेगी, आपको भूख नहीं लगेगा। ये हंगर विटामिन होता है ना, तो अगर विटामिन बी की जो मात्रा होती है वह, यानी कि थायमिन की अच्छी मात्रा अगर नहीं लोगी, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड की मात्रा अगर अच्छे से नहीं लोगे तो आपको क्या लगेगा, आपको भूख अच्छे नहीं लगेगा, और जो आपकी वृद्धि होती है वो क्या हो जाएगी, वो भी रुक जाएगी। ठीक है, आगे भी बात किया जाए, अमीनो अम्ल के चयापचय में थायमिन के एंजाइम के रूप में अम्ल प्रयोग होता है। अब अमीनो अम्ल तो आपको पता होगा कि अमीनो अम्ल कौन सा होता है। अमीनो अम्ल वो होता है ना, जब आप प्रोटीन्स खाते हो, प्रोटीन्स का जब जल अपघटन होता है तो वो किसमें टूटता है, वो टूटता है अमीनो एसिड में टूटता है, राइट। तो जब अगर आपके शरीर में विटामिन बी का कमी हो गया है तो प्रोटीन भी बाधा उत्पन्न करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो विटामिन बी होता है वो अमीनो, यानी कि जो प्रोटीन का सरलतर रूप था, यानी कि अमीनो एसिड था, तो जो अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है ना, यानी कि जो उसका एंजाइम निकलता है ना, वो भी बाधा उत्पन्न करेगा। तो विटामिन बी क्या करता है, आपके जो प्रोटीन का सरलतम रूप होता है, यानी कि अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म में थायमिन क्या करता है, बहुत अच्छा अपना रिस्पॉन्स दिखाता है। आगे बात किया जाए, अगला नंबर पे है यह। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है यह ब्लड में पायरुविक एसिड की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। देखो जो आपने कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर पढ़ा था, देखो हमको आपको रिकॉल क्यों करते हैं, क्योंकि जो आप देखो कोई भी पोषक तत्व ले लिया जाए ना, तो वो एक दूसरे से मिलकर यानी कि को एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। को एंजाइम वही एंजाइम होते हैं, यानी कि को विटामिन होते हैं जो अपना भी कार्य करें और दूसरे के भी कार्य करते हैं। तो विटामिन B1 क्या होता है, ये दूसरे का भी कार्य करता है, अपना भी कार्य करा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पायरुविक एसिड जॉइंट हो। अब पायरुविक एसिड आपको बता दें कि ये होता क्या है। देखो जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के आपको पढ़ा होगा आपने। एक होता है डाई होता है, एक होता है डाई होता है, 1 मिनट इसको मिटा दें। एक होता है डाई, एक होता है पॉली, एक होता है मोनो। इतना आपने पढ़ा होगा, एक होता मोनो, एक होता डाई, एक होता पॉली। लेकिन आप अगर डाई खाते हो, पॉली खाते हो, मोनो खाते हो, पॉली क्या होता है, एक कठोर संरचना वाला होता है, यानी कि जटिल संरचना, इसके जो अणु होते हैं वो बहुत सटे सटे होते हैं। ठीक है, इसके अणुओं की जो मात्रा होती है बहुत होती है। तो जब कोई भी रूप आपने खाया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के तीनों रूप में से कोई आप रूप खाते हैं तो वो किस में टूटता है, वो ग्लूकोज में टूटता है। ग्लूकोज ही आपको क्या करता है, एनर्जी देता है, आपको ताकत देता है। जब आप बीमार होते हो या आपको एनर्जी नहीं लगती तो आप क्या करते हो, ग्लूकोज ही पीते हो। ठीक है, ग्लूकोज ही पीते हो। तो जो ग्लूकोज टूटते हैं तो ग्लूकोज ही आपको एनर्जी नहीं देता है, वह ग्लूकोज जलता है, किसके रूप में जलता है, वह जलता है पायरुविक एसिड में जलता है। ठीक है, यानी कि अगर पूछा जाए कि देखो हम तो नॉर्मल पढ़ते आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सरलता रूप होता है ग्लूकोज, लेकिन आपके शरीर में ग्लूकोज तो जाता है, ग्लूकोज तो एनर्जी देता है, लेकिन ग्लूकोज भी क्या करता है, वह जलता है। जल करके किस रूप में आता है, जल करके वह आता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड टूटने पर ही क्या होता है, आपको ऊर्जा प्रदान होती है। तो यह विटामिन बी क्या करता है, यह आपके रक्त में जो रक्त में क्या पाया जाता है, पायरुविक एसिड पाया जाता है। यह पायरुविक एसिड के लिए, यानी कि पायरुविक एसिड की जो मात्रा होती है, जो बैलेंस होता है, उसको मेंटेन करके रखता है कौन, विटामिन B1 करता है। अब आपको पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना ज़रूरी होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर आप विटामिन बी की कमी हो गई ना, तो कार्बोहाइड्रेट होता है जो अपनी भी जो कार्य करता है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो आपको कोई कमी नहीं महसूस होगी, यानी कि जितने सारे न्यूट्रिशन होते हैं आपको मिल जाएंगे। हर पोषक तत्व का खाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर पोषक तत्व कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध जोड़े रहते हैं। जैसे कि आपने विटामिन डी के चैप्टर में पढ़ा था, तो कैल्शियम फास्फोरस की बाधा उत्पन्न हो जाएगी अगर विटामिन डी नहीं खाओगे। वैसे ही अगर विटामिन डी की कमी होगी तो वसा अपना कार्य नहीं कर पाएगा। ऐसे पे यहाँ पे जब बात करते हैं, यानी कि विटामिन B1 की जब बात करते हैं, तो आपके शरीर में अगर विटामिन B1 की कमी हो गई तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा
मात्रा अपने आप कमी देखने को मिलेगी, यानी कि उसकी लक्षण होता है, यानी कि जो आपके शरीर में पायरुविक एसिड पाया जाता है उसकी भी कमी देखने को मिल जाएगी। तो विटामिन B1 क्या करता है, आपके शरीर में जो पायरुविक एसिड यानी कि आपके ब्लड में पायरुविक एसिड जो पाया जाता है, अगर विटामिन B1 नहीं रहेगा तो यह क्या हो जाएगा, वो अपना पाएगा। ठीक है, आगे बात किया जाए, यह थायमिन पायरोफॉस्फेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट की पाचन में मदद करता है। देखो अभी आपने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट की क्या करता है, पायरुविक एसिड तो कार्बोहाइड्रेट तो ही है, जब ग्लूकोज टूटा था तो पायरुविक एसिड में ही टूटा था ना, तो पायरुविक एसिड ग्लूकोज दोनों एक ही संबंध में से आते हैं। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट से थायमिन का जो संबंध होता है ना बहुत घनिष्ठ होता है। अगर विटामिन बी की कमी हो गई है तो विटामिन ए का अपघटन पूर्ण से नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो विटामिन ए है ना उसका भी अपघटन पूर्ण रूप से नहीं होगा, जिसका जो परिणाम निकलेगा ना शरीर में ऊर्जा वो आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, फिर आपको बात करें हम कि जो पायरुविक एसिड होता है ये तो पता चल गया कि क्या करता है, आपके ब्लड में सही मात्रा बना के रखता है। ठीक है, उसके अलावा एक कार्य और करता है कि जो विटामिन्स होते हैं यानी कि विटामिन B1 होता है, भोजन में जो आपने भोजन ग्रहण किया है अगर थायमिन की मात्रा अच्छी ना लो, ठीक है, अगर आप जितना लेना चाहिए विटामिन B1 अगर उसकी मात्रा ठीक नहीं तो आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, यानी कि भोजन में थायमिन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छी नहीं होगी तो आपको भूख नहीं लगेगी। आपकी अगर भूख की कमी होगी तो आपका जो शरीर का बढ़ोतरी होती है यानी कि जो शरीर का वृद्धि होता है वह सही से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपने जब पढ़ा था कि यह क्या करता है, जब आपने पढ़ा था विटामिन के बेरी नामक रोग को जब आपने बांटा था ये 3 रूप में, तो उसमें आपने यही तो पढ़ा था कि क्या करता है, नर्वस सिस्टम को आपको मदद करता था, यानी कि नाड़ी संबंधी जो न्यूरो सिस्टम होता है इसको भी सुचारू रूप से कार्य करने के लिए मदद करता है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन B1 के और सारे क्या, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है तो उसको विटामिन B1 कितना लेना चाहिए, तो उसको लेना चाहिए 11 मिलीग्राम। ठीक है, कितना लेना चाहिए, ग्राम लेना। लेकिन अगर वही कोई गर्भवती यानी कि कोई गर्भवती स्त्री है तो जितना उसका सब पीरियड चलता है यानी कि जितना फर्स्ट से लेकर के जब तक बेबी जन्म यानी कि उसका जन्म नहीं हुआ है तब तक कितना लेना चाहिए, 5 मिलीग्राम लेना चाहिए। यहाँ पे लिख लेना आप, कितना लेना चाहिए, 5 मिलीग्राम लेना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखे रहना कि अगर आप ज़्यादा ग्रहण कर लेते हो ना तो भाई जानते हो आप कि यह जल में घुलनशील होता है, तो अगर आपने विटामिन B1 ज़्यादा खा लिया है, ज़्यादा सोर्स उसका ग्रहण कर लोगे तो वह क्या हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक अगर आपने कर लिया तो मूत्र से बाहर निकल जाएगा, याद रखे रहना। और इसके अलावा यह कार्य क्या करता है, जो आपकी मतलब उम्र होती है, उम्र को बढ़ाने के लिए यानी कि आयु बढ़ाने के लिए कौन सा होता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। आयु बढ़ाने के लिए आपने लिख लेना, यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, आयु बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान होता है। इससे कमी तो आपने जान लिया कि इसकी कमी से क्या होता है, बेरी नामक रोग होता है। देखो आपने अभी पढ़ा कि यह क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि अगर आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट तथा फास्फोरस की मात्रा सही ना हो तो क्या हो जाएगा, विटामिन बी भी अपना कार्य नहीं कर पाएगा और कार्बोहाइड्रेट फास्फोरस भी अपना कार्य सही से नहीं कर पाएंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा जितना होना चाहिए उतना नहीं है तो जो इसकी कमी क्या देखने को मिलती है, एक विसेला एसिड बन जाता है। विसेला एसिड बनने के बाद आपके खून में वह जाकर के मिल जाता है और खून में मिल जाने के बाद क्या देखने को मिलता है, जो आपकी मस्तिष्क होती हैं, तंत्रिका तंत्र होती हैं, यहाँ पे जाकर के जमा होने लगता है। जमा होकर बहुत सारी हानि को दिखाता है। हमने क्या बात किया कि अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट फास्फोरस की सही मात्रा नहीं हो पाई है तो देखने को क्या मिलेगा, यानी कि विटामिन B1 की अगर कमी हो गई तब की बात करते हैं, वैसे नहीं बात करते। अगर आपके भोजन में विटामिन B1 की कमी हो गई है तो कार्बोहाइड्रेट फास्फोरस की मात्रा अपने आप यानी कि वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा। अब अगर वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा तो आपके शरीर में जाकर के यानी कि आपके खून में एक विसेला एसिड जाकर के जमा होने लगा, यानी कि आपके ब्लड में क्या हो जाएगा, एक विसेला एसिड जाकर के जमा हो जाएगा, जिससे दिक्कत क्या देखने को मिलेगी, जो आपका मस्तिष्क होता है, तंत्रिका तंत्र होती हैं, वहाँ पे जाकर के यानी कि बुरा इफेक्ट देगा, यानी कि आपके जो होता हानि पहुँचाने लगेगी। उससे देखने को क्या मिलेगा, आपकी भूख भी मर जाएगी, आपका वजन भी गिरने लगेगा, आप कमज़ोर हो जाएगी, आपको घबराहट देखने को मिलेगी, आपको बेचैनी देखने को मिलेगी, बहुत सारी दिक्कत को देखने को मिल जाएगी, मस्तिष्क भी आपका कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर कहे बहुत ज़्यादा हानि देखने को मिलेगी। और उसके बाद में घान भी जब हो जाएगी ना तो आप इसको ठीक नहीं कर
कर पाओगे। जैसे वार्निश कफ सिंड्रोम तो आपने पढ़ा ही होगा, न्यूरोटिक पढ़ा हुआ है, उसके बाद पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस पढ़ा, बहुत सारी बीमारी को आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देखते हैं विटामिन बी का नष्ट कैसे हो। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है 2-3 स्लाइड में, अधिक दबाव से, यानी कि जब विटामिन बी आप कोई भी सोर्स ले रहे हो, जैसे काजू हो गए, जो भी बिना पॉलिश किया चावल हो गया, प्रोटीन युक्त आहार हो गया, कार्बन, इसका सोर्स जब आप लोगे ना, तो जो धातु के बर्तन होंगे, यानी कि तांबे के धातु जो बर्तन होंगे, या फिर अधिक दबाव से जब पकेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो विटामिन बी नष्ट हो जाएगी। ये बहुत कमज़ोर होते हैं। जैसे आपने विटामिन सी के चैप्टर में पढ़ा था कि अधिक ताप से, अधिक उष्णता से, और बर्तन के प्रभाव से, सूरज की गर्मी से, ठीक है, बहुत सारी आपने पढ़ा था। तो वैसे भी यहाँ पे बी के जब पढ़ते हैं, बी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, यानी कि जो जल में घुलनशील होते हैं, या जल में जा करके भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप इसको पका रहे हो, यानी कि विटामिन बी का सोर्स कुछ भी है, तो उसे अगर पका रहे हो, यानी कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस है ना, अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक गर्म करने पर क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। और कितना हो जाएगा नष्ट, 20 से 50%। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि कितना नष्ट होता है, तो यहाँ पे लिख लेना। हमने यहाँ पे नहीं लिखा है कि अगर विटामिन बी1 का कोई भी स्रोत है, कोई भी सोर्स है, अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि तापमान कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, और कितने मिनट पे पकाते हो, तो 30 मिनट पे अगर पकाते हो, तो क्या हो जाएगा, विटामिन बी का जो भी सोर्स हो जाएगा एकदम पूरी तरह से नष्ट। लेकिन कितना नष्ट होगा, 20 से 50% नष्ट होगा। अगर 100 से देखा जाए तो 20 से 50% नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात किया जाए, यहाँ पे लिखा है सही प्रक्रिया के चुनाव ना करने से, यानी कि अगर सही तरह से आप नहीं पकाओगे तो भी क्या हो जाएगा, यह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो, आपने सही से उसको बहुत ज़्यादा धुल दिया है, फिर ऐसा हो सकता है कि आप पका रहे हो तो इसको बहुत ज़्यादा पका दिया, तो क्या हो जाएगा, वो हवा के माध्यम से उड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर पाक क्रिया यानी कि पकाते समय उसका सही से ध्यान नहीं दोगे, तो भी क्या हो जाएगा, वो सही पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। अगर आपने मीठा सोडा, यानी कि मीठा सोडे को क्या कहते हैं, सोडियम बाइक्लोराइड, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि मीठे सोडे को क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट लिख देते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं, कार्बोनेट, यानी कि मीठा सोडा का हमने क्या बताया, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा लोगे या फिर कोई भी थोड़ा भी लोगे ना, तो विटामिन बी और विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। विटामिन बी और विटामिन सी की बात ना कीजिए, अगर आप हद से ज़्यादा मीठा सोडा का इस्तेमाल करते हो ना, तो भले ही आपको खाने में लजीजता प्रदान करे, आपको अच्छा लगे, जैसे आपने भटूरा बनाते हो तो उसमें मीठा सोडा डालते हो, बहुत सारे आप उसको जल्दी से बनाने के लिए, यानी कि जो उसमें फुलनेस आती है तो मीठा सोडा के कारण ही आती है। बहुत सारे आप चना बनाते हो, मटर बनाते हो, तो उसमें मीठा सोडा ज़रूर कोई ना कोई डाल देता है कि जैसे क्या हो जाए, जल्दी गल जाए। तो इसका प्रयोग करने से जो पोषक तत्व होते हैं नष्ट हो जाते हैं। भले ही आपको पक जाए जल्दी से या फिर हो जाए, आपको खाना अच्छा लगने लगे, लेकिन जो उसकी पोषक तत्व होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो विटामिन बी और सी में सोडियम की मात्रा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा आप का प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे और लिख सकते हो, अगर आप पकाते हो, यानी कि पकाने के दौरान पानी में धुल जाने के कारण क्या हो जाता है, 20 से 50%, यानी कि उसका नष्ट हो जाता है। इतना हमने बात किया कि अधिक दबाव से, तांबे के धातु से, सही प्रक्रिया का चुनाव न करने से, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करने से, उसके अलावा क्या हो जाएगा, 20 डिग्री तापमान पे 30 मिनट पर अगर आप गर्म करोगे तो इसकी जो नष्टता होती है वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन कितना नष्ट होगी, 20 से 50%। वैसे भी नॉर्मल दे दिया जाए कि अगर 20 डिग्री ना रहे, वैसे भी अगर पका रहे हो, ज़्यादा अगर पकाओगे, पानी में घुल गया है, तो क्या हो जाएगा, 20 से 50% उसका अंश जो होता है वो नष्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हो कि संग्रह पे हमने यहाँ पे नहीं लिख रखा है कि विटामिन बी का संग्रह कहाँ होता है। तो विटामिन बी का संग्रह आप जिसे जानते हो कि क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी क्या होते हैं, जल में ही घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी1 क्या होता है, यह जल में घुलनशील होने के कारण जो मूत्र होता है, मूत्र के रास्ते से, यानी कि मूत्र में घुल करके शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, कोई भी इंसान हो, हमें प्रतिदिन आहार में विटामिन बी1 को ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी कमी देखने को आपने ज़रूर देखा है कि शुष्क में क्या होता है, आर्द्र में क्या होता है, वेट में क्या होता है, बाल में क्या होता है, 40 साल के पहले क्या होता है, 40 साल के बाद क्या होता है, 2 से 6 माह में क्या होता है, बहुत सारे आपने देखा यहाँ पे जितने सारे होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्लास खत्म हो गया, एक बार हम क्लास को रिकॉल कर लेते हैं ताकि जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो गई हो तो वहाँ पे समझ आ जाए। फिर से चलते हैं पहले वाले स्लाइड में। पहले वाले स्लाइड में चलते हैं, रुकिए रहना।
हमने बात किया विटामिन बी के बारे में। जैसे कि आपने पढ़ा कि कोई भी विटामिन पढ़ते हो तो सबके अलग-अलग नाम आते हैं। विटामिन ए की बात किया तो उसमें गैकालाक का नाम आया। विटामिन ई की बात करें तो ईशानयोवानस के नाम आया। यानी कि जितने भी विटामिन्स आपने पढ़ा सबके नाम अलग-अलग देखने को मिला था। ऐसे ही जब विटामिन बी1 की बात करते हो तो इसमें एक नाम आता है, किनका नाम आता है? फंक का नाम आता है। इन्होंने कब किया था इसका खोज? तो 1911 में किया था। किसके लिए किया था? तो वेरी नामक रोग के लिए किया था। आगे बात किया जाए, आगे हमने बात किया था कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, यानी कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। लेकिन कहीं-कहीं पे लिखा रहता है थायमिन हाइड्रोक्लोराइड, तो वो भी होता है। यह हंगर विटामिन होता है। हंगर विटामिन क्यों होता है? क्योंकि यह भूख को बढ़ाता है। एंटी बेरी यानी कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होता है? बेरी नामक होता है। तो एंटी क्या होता है? रोधी, यानी कि एंटी का अर्थ होता है, एंटी का शाब्दिक अर्थ होता है रोधी, यानी कि विटामिन बी1 बेरी नामक रोग से बचाता है। तंत्रिका शोध विटामिन, यानी कि आप कह सकते हो न्यूरिन विटामिन इसे कह सकते हो, और इसकी कमी तो आप ही जान ही गए कि बेरी नामक रोग होता है। आगे बात किया जाए, अगला हमने क्या बात किया था? हमने बात किया था बेरी के प्रकार। बेरी के प्रकार में हमने 3 प्रकार देखा। एक देखा शुष्क में, एक देखा आर्द्र में, एक देखा बाल में। शुष्क की बात करते हैं तो 40 साल के पहले, जब वेट की बात करते हैं तो 40 साल के बाद, जब बाल की बात करते हैं तो 2 से 6 माह का समय आता है। आगे हम बात करें, आगे हमने देखा था अगर 40 साल के पहले की बात करते हैं, यानी कि वयस्क की बात करते हैं, तो इसमें बीमारी देखने को मिली थी, पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस देखने को मिली थी। इसमें क्या हो रहा था? आपकी मांसपेशियों में सुई चुभने के दर्द हो रहा था, नाड़ी संबंधी देखने को मिलता था। उसके अलावा हमने बात किया था वार्निश-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा था? इसमें जो मदिरा पी रहे थे, जो शराब पी रहे थे, उनमें ये बीमारी देखने को मिलती थी। इसके अलावा उनको भुलक्कड़ बहुत थे, यानी कि कोई भी चीज़ जल्दी भूल जाते थे। उसके अलावा फिर हमने बात किया कि ये कोई भी नई चीज़ें सीखने की उनमें ललक नहीं थी, समाज से कटे रहते थे। ये सब हमने बात किया था। आगे हमने बहुत सारी देखा बीमारियों के, जिसमें हमने देखा 40 साल के बाद, यानी कि जो वृद्ध लोग होते हैं, बुढ़े लोग होते हैं, उनमें यह देखने को मिलता है, यानी कि ओडिमा नामक बीमारी होती है। ओडिमा तो वैसे ही कि पानी की, यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा होने से होता है, जो आपके पैरों में क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। इसके अलावा पाचन, मांसपेशियाँ, ये सब प्रभावित हो जाती हैं। आगे हमने बात किया था, अगला जब बात करते हैं तो बालक में जब देखते हैं, यानी कि जब बच्चे होते हैं, बच्चे में क्या देखने को मिलता है? या न्यूरोलॉजिकल डिफेंसी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात किया था कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। आगे बात किया जाए, अगला हमने देखा था जब विटामिन बी के हमने बहुत सारे नाम को तो देख ही लिया बेरी नामक रोग से। तो इसके अलावा यहाँ पे देखो थायमिन की कमी से मनोवायरस, अल्जाइमर, कैंसर, चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में भी क्या होता है? ये देखने को मिलता है। आगे बात किया जाए स्रोत की, जब हमने बात किया था तो स्रोत में हमने देखा था कि अंकुरित अनाज सबसे पहले आप टिक मारना। उसके अलावा फिर ये सब देखना कि जो बिना पॉलिश किए हुए चावल होते हैं, प्रोटीन युक्त आहार होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, चोकर होते हैं, काजू होते हैं, यहाँ से मूंगफली होती है, यहाँ सबसे क्या हो जाता है? विटामिन बी की प्राप्ति अच्छी मात्रा में होती है। आगे हमने बात किया था कि विटामिन बी की अधिकता क्या होती है? तो विटामिन बी की अधिकता से पसीना बहुत आएगा, घबराहट देखने को मिलेगी, बेचैनी, बेहोशी, भूख न लगना, ये सब देखने को मिलेगा, चक्कर आएगा। आगे बात किया था हमने विटामिन बी के कार्य में देखा था कि यह भोजन में थायमिन की अच्छा मात्रा में लेने से आपका क्या हो जाएगा? भूख बढ़ेगा, और जब भूख बढ़ेगा तो आपका शरीर क्या होगा? आपकी वृद्धि क्या होगी? आपकी विकास क्या होगी? अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तो अगला बात क्या था? अमीनो अम्ल के चयापचय में थायमिन के एंजाइम के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बात की, यह ब्लड में पायरुविक एसिड की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। फिर आगे है, यह थायमिन पायरोफॉस्फेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। आगे चला जाए, आगे हमने बात किया था विटामिन बी1 नष्ट कैसे होता है? तो बर्तन के प्रभाव से, गर्मी से, सूरज की गर्मी से, तेज प्रकाश से, हवा के संपर्क में, सही प्रक्रिया चुनाव न करने से, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करने से, और 20 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट पे अगर गर्म करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा। कितना नष्ट होएगा? 20 से 50% नष्ट हो जाएगा। फिर हमने बात किया था, अगली पे चलते हैं। अब हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, यानी विटामिन बी2 के चैप्टर में। तो कल मिलेंगे एक नई क्लास में। अगर आपको हमारा क्लास पसंद में आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।